चुके हैं इको वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है जून सेशन का। सो इको वन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर 70% वेटेज जो है वो इस एग्ज़ाम से आएगा और 30% वेटेज आपके असाइनमेंट का इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ठीक, इसमें 8 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट करना कंपलसरी रहेगा। पार्ट ए से आपको 20 नंबर का करना है और पार्ट बी से आपको 30 नंबर का करना है। राइट, क्लियर। इसमें 8 सवाल होंगे तो आपको 5 ही करने हैं। ठीक, चलिए, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ गिवन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए जाएंगे। राइट, तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। 5-5 नंबर का सवाल है। ठीक, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। हमसे पूछा गया है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जितनी भी सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राइट, और ये मोस्ट कॉमन है। इसके लिए ना आपको किसी भी तरीके की लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपलेस्ट है और ईजीएस्ट फॉर्म है। What is required is an individual decides about the type of business and to be started and arranges necessary capital। उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए और बस डिसीजन चाहिए, मोटिव चाहिए कि बिज़नेस शुरू करना है। राइट, ये जो रिक्वायर्ड कैपिटल है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, या तो वो खुद अपनी पूंजी लगा सकता है, ठीक है, जो उसके पास पैसा हो, अपनी सेविंग्स ऐड कर सकता है, या फिर अपने रिलेटिव से बोरो कर सकता है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बोरो कर सकता है। So business may be carried either in a portion of his own residence, या फिर वो कहीं पे किराए पर लेकर भी काम कर सकता है। जनरली जो व्यक्ति बिजनेस ओन करता है वही बिजनेस मैनेज भी करता है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, क्लियर। ही में ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ हिज फैमिली। घरेलू उद्योग को हम लोग सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मानते हैं। मतलब जो जैसे हो गया ना मिठाई वाला, बार्बर, ठीक, इस तरह के जो छोटे छोटे आपके पास छोटे छोटे जो ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेडर। राइट, क्लियर। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप एक चीज़ और सोल ट्रेडर के अंदर, यहाँ पे जो इनकी लाइबिलिटी रहती है, अगर मान लेते हैं किसी से डेट वगैरह लेते हैं, उधार लेते हैं, इनके ऊपर कुछ कर्जा वगैरह आ जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, ठीक है, वो किसकी रहती है? सोल ट्रेड ऑर्गेनाइज़र की रहती है, यानी ओनर की रहती है। ठीक है, पूरी लाइबिलिटी रहती है, फुल लाइबिलिटी। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पीपल। जो लोग किसी भी एक बिज़नेस को परफॉर्म करने के लिए अग्री हुए हैं, तो ये दो लोगों के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो बिज़नेस को कैरी करने के लिए आए, इंडिविजुअली या ऑल टुगेदर, उनको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। और ये पार्टनर जो है कलेक्टिवली एक फर्म चलाते हैं जिसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट साइन करेंगे इसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे। दोबारा सुनिए, सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला व्यक्ति किसी बिज़नेस को शुरू कर देगा। वो अपने खुद के सेविंग के पैसे लगाएगा या फिर जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हैं उनसे पैसे उधार लेकर चला सकता है। इस बिज़नेस को करने के लिए जो सोल ट्रेडर है, जो खुद से शुरू कर रहा है, तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसको कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। और वो ऑन द गो है, शुरू कर सकता है। और देखिए, इसके अंदर जो बिज़नेस रहता है वो जब तक ओनर है तब तक वो बिज़नेस है, ओनर के बाद वो बिज़नेस नहीं है। लॉन्गेविटी नहीं है बिज़नेस की। आप इसी को देखते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद भी बिज़नेस चलता रहे या थोड़ी आपकी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और लाइबिलिटी कम करना चाहते हैं, तो आप पार्टनर ऐड कर सकते हैं। तो जिन लोगों के साथ ये करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि चलो हम दोनों एक साथ बिज़नेस शुरू करेंगे, तो 2 लोगों के एग्रीमेंट से एक पार्टनरशिप तैयार की जाती है। और ये जो एग्रीमेंट है, इसको इंडियन एग्रीमेंट एक्ट के तहत इसे लिखा जाएगा और इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक, तो पार्टनरशिप डीड जो है, 2 लोगों के एग्रीमेंट से एक पार्टनरशिप तैयार की जाती है। और ये जो एग्रीमेंट है, इसको एग्रीमेंट इंडियन एग्रीमेंट एक्ट के तहत इसे लिखा जाएगा और इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक, तो पार्टनरशिप डीड जो है
उसे रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ता है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है, अप्रूव होती है और आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। राइट, क्लियर। चलिए, इसमें भी जो लाइबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, यानी कि अगर जो कोई डेट आया पार्टनर्स बिजनेस पे या पार्टनरशिप फॉर्म पे, तो ये पार्टनर्स जो रहेंगे ये अनलिमिटेड तरीके से लायबल रहेंगे उस डेट को पे करने के लिए। ठीक है, इनके खुद के असेट्स भी इसमें डिज़ोल्व कर लिए जाएंगे। राइट, अगला है हमें डिस्टिंग्विश करना है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट इज़ नॉट द सेम और सिमिलर टू दैट ऑफ द मार्केट प्लेस। ठीक है, जहाँ पे सामान खरीदा जाता है या बेचा जाता है। कैपिटल मार्केट एक्चुअली डिनोट्स द अरेंजमेंट जहाँ पे मनी कैपिटल, ऐसा नहीं कि जो गुड है मतलब जो सामान है वो नहीं आएगा जाएगा, बस पैसा आएगा और पैसा जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, सप्लाई ऑफ फंड्स विच टेक प्लेस अमंग इंडिविजुअल एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी को हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। दस द कैपिटल मार्केट इज़ नॉट लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और ये कुछ कैटेगरीज को फिक्स भी नहीं करती, ये इररिस्पेक्टेड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीलर एंड इन्वेस्टर्स। राइट, क्लियर। चलिए, मनी मार्केट इट रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इन फॉर शॉर्ट पीरियड। कि जैसे मान लेते हैं अगर किसी बैंक को कुछ पैसा चाहिए, तो बैंक, अब आपको पैसा चाहिए होता है तो आप जाते हो बैंक, लेकिन अगर बैंक को पैसा चाहिए होगा तो वो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ। तो अब वो क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ टैक्स लगाएंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो ये जो बैंकों को पैसा चाहिए होता है ये सालों के लिए नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है 1 महीना 2 महीना 6 महीना, है ना, मुश्किल से मुश्किल 1 साल। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए बैंक पैसा नहीं लेते। तो जहाँ से ये पैसा ले रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, तो इसको बोलते हैं मनी मार्केट। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो पैसा आ रहा है जा रहा है, ये किसकी फॉर्म में आता है? बॉन्ड की फॉर्म में। ठीक है, डिवेंचर या बॉन्ड आप बोल दो, शेयर्स की फॉर्म में। ओके, समटाइम मनी मार्केट इज़ यूज टू इन ब्रॉड सेंस फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फंड्स। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स ओनली। ये जो डिस्टिंक्शन है ये नेचर ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स को समझाती है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व तो की जाती हैं, पर कौन सी वाली, जिनकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड टाइम बाउंडेड हो, मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए की जा रही है। ओके, क्लियर। चलिए, कंपनीज कुछ समय के लिए पैसा जो उधार ले रही है वो मनी मार्केट से आएगा। ना, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट चैनल, जब प्रोड्यूसर अपना सामान डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। D2C का नाम सुना आप लोगों ने, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जब जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करने लग जाता है तो उसे D2C सेलिंग कहते हैं। अब इसके अंदर जो चैनल यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम डायरेक्ट चैनल्स कहते हैं। यहाँ पे बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं रहेगा। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, बस कोई भी नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ पे प्रोड्यूसर अपना सामान बनाता है और एक सेल्समैन को देता है, और वो सेल्समैन जो है कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। ठीक, अच्छा, दूसरा प्रोड्यूसर जो है, आप दूसरे केस में देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ट्रैवलिंग सेल्समैन है, ये प्रोड्यूसर का ही सेल्समैन है जो जा रहा है, बीच में किसी दूसरे मीडियोकर को लेकर नहीं आए, कोई भी मिडलमैन नहीं है यहाँ पे। राइट, प्रोड्यूसर खुद कुछ सामान बना रहा है, अपनी ही दुकान, अपनी ही शोरूम के अंदर कंज्यूमर तक पहुँचा रहा है। बाटा गाइस, बाटा शूज़ बना रहा है, अपनी रिटेल शॉप में ला रहा है, शोरूम में शो कर रहा है प्रोडक्ट को, और कंज्यूमर तक बेच रहा है विदाउट इंडल्जिंग एनी मिडलमैन। राइट, क्लियर। मिल्कमैन आता है आप लोगों के पास सुबह सुबह, जो अगर आप नॉर्मली आप लोगों ने लोकल मिल्कमैन अगर बनाया मतलब ऐसे देशी सब बोल रहा हूँ मैं, लाइक अगर आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि सर आप डेली हमें मिल्क दे देंगे क्या, तो वो जो है प्रोड्यूसर जो मिल्क निकालता है, मिल्कमैन जो है उसका एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होगा, डेली आएगा आपके पास और सोसाइटी में पहले आएगा, सबके डोर पे जाके
मिल्क लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। लेकिन अगर मिडलमैन इंक्लूड करना हो तो इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है ना, लिमिटेड होती हैं डायरेक्ट चैनल्स की, इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ये मास लेवल पे काम नहीं हो सकता, इसमें होना होगा तो उसके अंदर बहुत सारा कैपिटल लगेगा। तो ये सब लोगों के जो ईज़ की बात है वो नहीं है, ठीक, क्लियर। चलिए, दूसरा है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल के अंदर जो प्रोडक्ट है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू सप्लाई द गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, तो वो बीच में मिडलमैन को इंक्लूड करता है। मुझे अगर पूरे भारत में सभी लोगों तक अपना मोबाइल फ़ोन बेचना है, तो क्या मैं डायरेक्टली जा के खुद बेच सकता हूँ? क्या इशू आएगा? पहुँच पाऊँगा नहीं, ठीक है, पहुँच नहीं पाऊँगा, रीच नहीं हो पाएगी मेरी। पहुँच पाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तब तक क्या होगा, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। मैं 1-1.5 साल में लगेगा ना मुझे पूरे भारत में पहुँचाने के लिए, खुद का चैनल ऐड करने के लिए, बहुत टाइम। तो जब मेरे लिए पॉसिबल ना हो कि सारे जो गुड्स हैं वो मैं सप्लाई कर पाऊँ एंड कंज्यूमर को इफ़ेक्टिवली, तो मैं बीच में मिडलमैन इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब ये हो सकते हैं रिटेलर, होलसेलर, या होलसेलर के बाद रिटेलर, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है, क्लियर, यस, है ना। तो इस तरह का एजेंट भी आ सकते हैं, प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। ये और कॉम्प्लेक्स और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब बीच में मिडलमैन किसी भी लेवल के आ सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। मतलब लेवल से मेरा मतलब है कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1, 2, 3, 4। जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे गाइस, प्राइस उस प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, ठीक है। चलिए, सो इनडायरेक्ट सप्लाई चैनल के अंदर हम लोग, इनडायरेक्ट चैनल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो खुद से डिलीवर करना पॉसिबल नहीं होता, वो हम कैसे भेजते हैं, इन्हीं सप्लायर से या मिडल मैन से। नहीं, जब हमें मास में प्रोडक्ट सेल करना होता है तो हम इसका इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हैं। खुद नहीं देते, रिटेलर्स को दे देंगे, होलसेलर्स के पास जाएंगे, सर हमारा प्रोडक्ट रख लो। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, सर हमारा ब्रांड रख लोगे क्या, ठीक है। फिर होलसेलर के पास जाएंगे कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के पास रखवा दिया, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट सैंपल रखवा जा रहा हूँ। फिर आप रिटेलर के पास भी जाओगे, सर मैंने प्रोडक्ट रखवाया है, होलसेलर के पास, और इस तरह से आप चैनल कंप्लीट करोगे और आपको आसानी रहेगी ना संभालने, आसानी से आप सभी लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। अगर आप खुद का चैनल बनाने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा ना, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर बैठाना है, फिर उसके नीचे होलसेलर बैठाना है, ऐसा बहुत टाइम लगेगा, पैसा लगेगा और एनर्जी भी लगेगी, राइट। तो मास लेवल पे सप्लाई चेन, यस काजल, देखा नहीं या सुना नहीं, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दिस इज़ लाइव ऑन यूट्यूब, बाद में आप इसे यूट्यूब पर रिपीट करके देख पाएंगे, ठीक है काजल। यस, अगला है करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अटेंटिव रहें, है ना, चाय, कॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, है ना, ये सब थोड़ा सा अभी अवॉइड करें आप लोग, अटेंशन गाइज। सो हमसे डिस्टिंग्विश पूछा गया है कि हमें डिस्टिंग्विश करना है करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट के बीच में। करंट अकाउंट एक एक्टिव बैंक अकाउंट होता है जो कि कभी भी नंबर ऑफ टाइम किसी भी वर्किंग डे में यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की, कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हो, कितनी भी बार जमा कर सकते हो और कभी भी जमा कर सकते हो, ठीक है। सिंस द अमाउंट फ्रॉम दिस account is repayable on demand, the bank are required to keep sufficient cash to meet such demands। देखिए होता क्या है कि जब भी पैसा चाहिए होता है, अब मान लेते हैं करंट अकाउंट में नहीं पता, बैंक को थोड़ी पता है कि आप कब पैसा निकाल लोगे, आपने हो सकता है 10 लाख डालें, 10 लाख निकाल लो तुरंत शाम को। तो बैंक को सफिशिएंट फंड रखना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। कभी कभी आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको चाहिए 10,20,000 रुपये और आपके पास सिर्फ 10 लाख है, तो बैंक क्या करेगा, आपको
ओवरड्राफ्टिंग की फैसिलिटी देने के लिए 20,000 रुपये अपनी तरफ से ऐड कर देगा कि आपका काम ना रुके, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, हम तो बाद में दे देंगे जी। यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर एक और बात है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपके चार्जेस कटते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, यस। यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंटल चार्जेस और ऑन अन रिम्यूनरेटिव करंट अकाउंट, जब आप उसमें ज़्यादा पैसे नहीं डालोगे, मतलब ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी वो चार्जेस लगाते हैं, ठीक है। और इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी पैसा लगता है। कुल मिला के भैया ये बहुत खर्चीला अकाउंट है। इसको कब खोलेंगे आप? जब आपको बिजनेस रन करना होगा तो। दिस इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर बिजनेस अकाउंट्स। सो मेन एडवांटेज ऑफ करंट अकाउंट इज़ दैट द कस्टमर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम द बॉदरेशन ऑफ हैंडलिंग कैश। जैसे आपको तुरंत, आप डेली कैश में डील कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपका अच्छा, मान लेते हैं आपका एक बिज़नेस है जिसमें आप डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हो 10-15 लाख रुपए का, या 50-60 हज़ार रुपये का भी कर रहे हो, या 20-30 हज़ार रुपये का डेली भी कर रहे हो, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। इसको अगर आप कैश हैंडल करोगे तो बड़ा अनईजी रहता है, तो इसके लिए आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फीस लगती है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो ये तो बात हो गई करंट अकाउंट की। ओवरड्राफ्टिंग इसकी मेन फैसिलिटी है गाइस। ओवरड्राफ्टिंग का मतलब है एडवांस में पैसा मिल जाता है बैंक से, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ एडवांस के बारे में बात करेंगे। लोन भी इजीली मिल जाता है आपके करंट अकाउंट के बेसिस पे। नेक्स्ट इज सेविंग बैंक अकाउंट गाइस। सेविंग बैंक अकाउंट एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होता है। ये लोग सेविंग के पर्पज़ से ओपन करते हैं। तो जो सरकार है वो इसे क्या करती है, प्रमोट करती है कि लोगों की सेविंग बढ़े। जब लोग अपना पैसा सेव करेंगे तो वो पैसा जमा करेंगे बैंक में, बैंक इसी पैसे से लोन देंगे, लोन से आएगा इंटरेस्ट, जो पैसा लोगों ने लोन लिया होगा उससे करेंगे बिजनेस करने। कुल मिला के जो मनी मार्केट है, जो कैश सप्लाई है, वो सफिशिएंट रह पाता है। सेविंग बैंक अकाउंट से भी काफ़ी सारा सहूलियत मिलता है। सो ये जो बैंक अकाउंट है, इट इज़ ओपन एंड ऑपरेटेड बाय पीपल हु विश टू सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम, जो अपना पैसा कुछ बचाना चाहते हैं, ठीक। सर हमें तो पता ही नहीं था सेविंग बैंक अकाउंट। सुनिए, इसमें जो हैबिट होती है ना डिपॉजिटर्स की, वो ये बढ़ाने के लिए होती है कि आप पैसा ज़्यादा जमा करो, सेव करो। तो बैंक जो है वो इस पर इंटरेस्ट भी अलाउ करता है कि अगर ज़्यादा दिन तक पैसा रखोगे तो हम आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर होता है ऐसा सिर्फ, है ना, इंटरेस्ट भी आपको पे करेंगे। या फिर मैं अगर बोलूँ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर होता है। सो बैंक अलाउ इंटरेस्ट ऑन मिनिमम बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 10th day ऑफ द मंथ एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे अगर आपका पैसा जो है सफिशिएंट फंड नहीं है तो उससे कुछ चार्जेस कटते रहेंगे, राइट, मेंटेनेंस चार्जेस जिसे बोलते हैं। और हाँ, नॉन रिम्यूनरेटिव, मतलब अगर आप पैसा उसके अंदर, नॉन ट्रांजैक्शन अकाउंट जो होते हैं ना, उसके भी पैसे कटते हैं। आपके पास भी अगर कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो तो भी मेंटेनेंस चार्जेस कटना शुरू हो जाएंगे। हाँ, भले ही आपके पास कितना भी पैसा सेविंग अकाउंट में क्यों ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांजैक्शन ज़रूरी है, मंथली एक ट्रांजैक्शन तो होनी चाहिए। खैर, कस्टमर ऑपरेट्स दिस अकाउंट, इसके लिए पे इन स्लिप, मतलब तुरंत जाके पैसा जाके जमा करा सकता है, या फिर पे इन स्लिप से वो पैसा निकाल भी सकता है। विड्रॉ और पेमेंट के लिए यूज़ की जा सकती है। और जो रिकॉर्ड है ना, ये रखे जा सकते हैं पासबुक के अंदर। और चेक भी मिलता है, चेक लीव्स मिलती हैं, चेक बुकलेट मिलती है, जिससे वो पैसा बाकी लोगों को पे कर सकता है। When a checkbook is issued to the customer, he is required to maintain minimum balance in his account. Right? Clear? तो RBI ने ये रेगुलेशन निकाला है कि जो इंटरेस्ट है वो इन सेविंग अकाउंट्स पर आप कितना देंगे, ठीक। चलिए, सो आई होप आपको ये सवाल सारे समझ में आए होंगे। आपको इसमें से कोई 2 करने थे, मैंने चारों आपको समझा दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमसे पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनमें से किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन, आपको क्या करना है, चीज़ों को कंटेनर में बंद कर देना है, सिंपल। कंटेनराइजेशन का मतलब क्या, कि द टेक्निक ऑफ यूजिंग स्पेशली मेड कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर्स का यूज़ करना जो किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं,
ओके, सो कंटेनराइजेशन रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ यूजिंग स्पेशली मेड कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर जो स्पेशली सामान को लाने ले जाने के लिए बनाए गए हैं, उसके अंदर जब आप सामानों को रखते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंटेनराइजेशन। इट कैरीज ऑफ गुड्स एंड लार्ज बॉक्सेस, गुड्स इन लार्ज बॉक्सेस, ठीक है। तो कंटेनराइजेशन के अंदर क्या करते हो, बहुत सारा सामान आप बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर रख देते हो, जो एक जगह से दूसरी जगह लोड होते हैं, अनलोड होते हैं। तो ट्रेन, ट्रक, शिप, एयरक्राफ्ट बाय मैकेनिकल डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ मैनुअल लेबर बीइंग एंगेज्ड इन transferring packaged lots. Actually, containerization is intended to eliminate manual handling of cargo. Yes, सामान को कंटेनर में स्टोर करना है, बिल्कुल, बस इतना सा ही है। एक्चुअली जो कंटेनराइजेशन प्रोसेस है ये क्यों लेकर आया गया, ताकि जो लोग जो ह्यूमन वर्क है ना उसको एलिमिनेट किया जा सके। और हाँ, आपको तो पता ही है सब मशीनरी से कराया जा रहा है, क्योंकि जो वेजेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और मशीनरी कॉस्ट कम होती है। सो कंटेनर कैन बी hauled by truck to railway yard, docks or airports and can be transferred readily to rakes, freight cars, ships or airplanes. तो इसका बहुत सारा एडवांटेज है। मशीनरी की तरह का यूज़ करके आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इन कंटेनर्स को लेकर जा सकते हो, मतलब प्रोडक्ट को लाना ले जाना, लोड अनलोड करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स जो हैं वो जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो शिप डॉक्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का शिप है, उसमें छोटा जो जगह है, अगर ऐसा है तो उसके अंदर जो टाइप ऑफ कंटेनर रहेगा वो अलग तरीके का है, राइट, क्लियर। फॉर सी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन ऑफ लार्जर एंड फास्टर जनरल कार्गो वेसल, ठीक है, हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू कंटेनराइजेशन। Even then it is found economical sense loading big containers is easy, बहुत ही कम समय लगता है, आपका टाइम लगता है और बहुत ही कम पैसा भी लगता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल बॉक्सेस और पीसेस जिनको मैनुअली आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो राइट, क्लियर। सो कंटेनराइजेशन का मतलब है सामानों को डब्बे में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग। ध्यान से सुनिएगा। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस एटसेट्रा, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों को चाहिए होता है, यस और नो, डेली चाहिए हमें ये, है ना, क्लियर, टू लिव आवर लाइफ इफेक्टिवली, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। Whenever there is an interruption in supply of such goods, the normal life of the people is disturbed. मान लेते हैं, अगर आप एक बात एज्यूम कीजिए कि 2 दिन के लिए पानी ना आए, वाटर टैप ऑफ हो जाए, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, और हो सकता है कि हैंड पंप से आपको पानी निकालना पड़े। हैंड पंप्स होते हैं, उनसे आपको पानी निकालना पड़े, या फिर आपको कहीं से ख़रीदना पड़े दूसरी जगह से, और काफ़ी दूर से ट्रैवल करके लाना भी पड़े। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है कि आप ऑफिस के लिए लेट हो जाओ या दूसरे काम को करने के लिए लेट हो जाओ। तो सुनो, इसको सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया कि इसका कंट्रोल अगर प्राइवेट कंपनीज़ के पास रहेगा तो वो मनमानी कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं किसी भी कम्युनिटी के सिग्निफिकेंस के लिए, मतलब किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, तो हेंस दे आर टर्म्ड एज असेंशियल सर्विसेज और इंडिस्पेंसिबल नेसेसिटीज़, ऐसी नेसेसिटीज़ जिसको आप अलग नहीं कर सकते, क्लियर है ना। इस तरह की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। नॉर्मली दे आर गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनीज, जैसे दिल्ली जल बोर्ड। आप लोगों के पास ऐसा कोई जल बोर्ड होगा, मुंबई जल बोर्ड, महाराष्ट्र जल बोर्ड, या ठीक है उड़ीसा जल बोर्ड, है ना, दिल्ली जल बोर्ड। ये क्या है, ये इंश्योर करेगा कि पानी सब लोगों के पास दिल्ली में जा रहा है क्या। अडानी पावर लिमिटेड, है ना,
BSES, ये सारी कंपनीज ये इंश्योर करती हैं कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं इनकी सप्लाई इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंच रही है। इसके अंदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहती है, राइट। वी कैन से पब्लिक यूटिलिटीज़ आर clothed with public interest. Thus, public utilities are the business undertaking engaged in supplying essential goods or services. अगर आप नॉर्मली देखोगे तो पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या हैं, ये बिजनेस अंडरटेकिंग है जिसके अंदर असेंशियल गुड्स और सर्विसेज को जो डेली यूजेस के लिए नेसेसरी हैं उनके साथ डील किया जाता है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इन असेंशियल गुड्स और सर्विसेज के साथ डील करता हो, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इस तरह के गुड्स और सर्विसेज के साथ डील करता हो, राइट, लाइक सप्लाई ऑफ गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये सारे एग्जांपल होते हैं पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग के, राइट, क्लियर। चलिए, सो ऑल पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स हैव एन ऑब्लिगेशन टू सप्लाई द असेंशियल गुड। तो इनके पास ना एक कंडीशन रहती है कि ये किसी को भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के रीजनेबल प्राइजेस पर सबको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, राइट। इस तरीके का जो है ऑब्लिगेशन रहता है, लॉ भी है, ओके। चलिए, नाउ अगला शॉर्ट नोट हमें लिखना है फायर इंश्योरेंस पे। गाइस, कौन बता सकता है कि कल क्या होगा, कल हो ना हो, वो भी आई है। खैर, हम बात करेंगे फायर इंश्योरेंस के बारे में, हमें क्या पता कि कल क्या हो जाए। सो फायर पॉलिसीज़ कवर द लॉसेज डायरेक्टली कॉज्ड थ्रू फायर। However, it is necessary that the fire must happen by ignition. आग से ही, मतलब जो जल कर लगने वाली है, जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह या खुद से अगर आपने कर दिया है तो if the fire is caused through the malicious act of the insured himself, अगर जानबूझकर किया गया है, so he would not be able to recover the loss from the insurer. जिसने ये तसल्ली दिलाई है, जिसने ये इंश्योर किया कि भाई कोई बात नहीं, हम आपकी गारंटी लेते हैं, आपकी दुकान में आग नहीं लगेगी तो मैं पैसा दूंगा। द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ईच कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द इंश्योर्ड इन केस ऑफ लॉस। तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा है और हम कितना पैसा दे सकते हैं और कितनी सारी पॉलिसीज़ बेसिकली उनके पास हैं, राइट, क्लियर। जैसे आप ऐसा समझो कि जो डेथ इंश्योरेंस है, वो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई डेथ इंश्योरेंस है, एक कम्युनिटी में डेथ रेट जो है पर ईयर, अब पॉपुलेशन मान लेते हैं कि पर ईयर जो डेथ रेट है वो है 0.01%। पॉपुलेशन है 10 लाख लोग, तो 10 लाख में से 10 लोग जो हैं सालाना चले जाते हैं, कितना ही होगा 0.001%, ये होगा क्या 10 या 100 लोग या हज़ार लोग, खैर जो भी है। तो इस बेसिस पर कितने सारे लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से, इनका अब इसमें से कितने % का एक्सीडेंट होने के चांसेस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह। तो उस बेसिस पर क्या होता है, इंश्योरेंस ये चेक करता है कि अच्छा अगर सब लोगों ने इंश्योरेंस दे दिया तो ये जो क्लेम करेंगे, मान लेते हैं 10 लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, हर साल किसी एक के साथ नुकसान हो जाता है तो बाकी 9 से पैसा लेके इसको भर देंगे, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से ये इंश्योरेंस काम करते हैं। तो जो इंश्योरर है वो कैलकुलेट करेगा कि कितना अमाउंट इंश्योर किया जा सकता है जिसका लॉस में आप इसको दोबारा पे कर सकते हैं। सो इंश्योरर क्या रहता है, लायबल रहता है कि वो एक्चुअल लॉस जो है आग से हुआ होगा उसको वो पे कर देगा, नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट फिक्स्ड इन द पॉलिसी। जो पॉलिसी के अंदर अमाउंट लिखा गया होगा उससे ऊपर कोई भी अमाउंट पे नहीं किया जाएगा। इन ऑर्डर टू कवर अप पर्टिकुलर लॉस और डैमेज अंडर फायर पॉलिसी 3 कंडीशंस जो हैं फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहला, लॉस और डैमेज शुड रिलेट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी। जो भी सब्जेक्ट मैटर है पॉलिसी का उसके साथ रिलेशन होना चाहिए जो भी लॉस या डैमेज हुआ है। लॉस और डैमेज मस्ट बी कॉज्ड बाय इग्निशन और फायर, आग से ही हुआ है या जानबूझकर नहीं किया गया, डेलिबरेटली नहीं किया गया उसे। इग्निशन मस्ट बी ईदर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड और द प्रीमिसेस वेयर इट इज़ प्लेस्ड। आग 2 चीज़ों में लग सकती है, जहाँ पे सामान रखा हुआ है वहाँ या फिर सामान में, और किसी भी चीज़ को जो है फायर पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
राइट, क्लियर। चलिए, कितने टाइप की फायर पॉलिसीज़ होती हैं? स्पेसिफिक फायर पॉलिसी कि स्पेसिफिक अमाउंट के लिए हम बोलते हैं ना कि देखिए मान लेते हैं कि 10 लाख का इंश्योरेंस ले लेता हूँ मैं, लॉस कितना भी हो मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, ठीक है। वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर इज लिमिटेड टू द स्पेसिफिक अमाउंट विच इज़ नॉर्मली लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। वैल्यूड पॉलिसी, जहाँ पे फिक्स अमाउंट जो है पे किया जाता है इन द इवेंट ऑफ लॉस, irrespective of the actual loss suffered. Under this policy, insured recovers a fixed amount irrespective of the actual damage. जैसे मान लेते हैं आपने कोई वैल्यूड पॉलिसी ली और उस पॉलिसी की वैल्यू है 1 लाख रुपए, कोई भी गड़बड़ हो जाती है आप उसका इंश्योरेंस क्लेम करो, 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में पता है होगा क्या, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर आपने ये लिया होगा इंश्योरेंस, वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो ओवरटेक कर ली जाएगी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो नुकसान भी आपका, सामान भी आपके पास और पैसा भी आप ले लोगे, नहीं, वो अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो। तीसरी है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो प्राइस है पॉलिसी का वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा, ठीक है, क्लियर। डिपेंड करेगा कि स्टोर की क्वालिटी कैसी है या जो टाइम है, ये उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर अगर आग लगने से कुछ भी नुकसान होता है तो उसके बदले सामान मुझे चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लॉस और प्रॉफिट, अगर मान लेते हैं एक तो आग लगी, सामान भी जला, अब 3 महीने दुकान भी बंद रहेगी, दुकान बंद रहने का लॉस भी तो होगा, इसकी लॉस की गारंटी अगर आप ले रहे हो तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर जितना भी प्रॉफिट का लॉस हुआ है आपको वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। कंप्रहेंसिव पॉलिसी विच प्रोवाइड्स कवर अगेंस्ट नॉट ओनली फायर बट ऑल्सो सेवरल अदर रिस्क सच एज लाइटनिंग, राइट, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, वल्गरी, वॉर, है ना। मान लेते हैं अर्थक्वेक आ गया तो कंप्रहेंसिव पॉलिसी जो है सारी चीज़ों में काम आती है। किसी भी कंडीशन में आपके साथ कुछ हो गया और कंप्रहेंसिव पॉलिसी वहाँ पर साथ दे दी, राइट, क्लियर। पर हाँ, कंप्रहेंसिव पॉलिसी की वैल्यू काफ़ी कम रहती है। चलिए, सो हमने फायर पॉलिसी के बारे में बात कर ली। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स आर द मल्टीपल शॉप्स आर रिटेल स्टोर्स that are located at different places under the same ownership and management, and they deal in similar products. It is a system of large scale retailing through stores located as near as possible to the residential area. Since the stores are owned and managed by the same organization, उनको हम चेन स्टोर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हैं और ये बहुत सारे हैं तो इन्हें हम चेन स्टोर्स भी कहते हैं। These stores may be established by the manufacturer, trading company, कोई भी इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, अगर आप शॉप को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरह से आपके पास फीचर्स होंगे उसके पास। पहला, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू द शॉप्स। आप कुछ अमाउंट ही, कुछ प्रोडक्ट ही सेल कर पाओगे, क्योंकि अलग अलग स्टोर पे अलग अलग प्रोडक्ट रखना आपके लिए बड़ी भारी बात हो जाएगी। सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय एवरी शॉप। गुड्स आर सेंट्रली परचेज्ड, आप एक ही बार परचेज करोगे और सारी जगह एलोकेट करा दोगे, ओके, क्लियर। चौथा, देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन सेटिंग एंड आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द स्टोर एंड इंटीरियर डिस्प्ले ऑफ गुड्स। चौथा फीचर क्या रहता है, किसी भी चेन स्टोर में आप देखोगे तो अंदर और बाहर से जो स्टोर है वो दिखने में लगभग सेम ही रहता है। किसी भी मैकडोनल्ड्स में चले जाओ, पिज़्ज़ा हट चले जाओ, KFC चले जाओ, राइट, या फर्स्ट क्राई चले जाओ, राइट, तो इनकी बहुत सारी चेन्स आपको मिलेंगी। दीज ऑल आर चेन स्टोर्स। प्रोडक्ट भी सिमिलर मिलेंगे और जो इनका लुक एंड फील है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। प्राइस जो है वो फिक्स किया जाएगा सेंट्रल ऑफिस द्वारा और सभी के सभी स्टोर द्वारा वही प्राइस चार्ज किया जाएगा। इन इंडिया, चेन स्टोर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक दिल्ली क्लॉथ मिल्स, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, मफतलाल, बाटा शूज, जय इंजीनियरिंग वर्क्स, उषा ब्रांड प्रोडक्ट। गाइस, उषा फैन आप लोगों ने सुना है वो, यस। सो दीज आर चेन स्टोर्स, ओके। चलो
आगे डिस्कस करते हैं पार्ट बी. गाइज विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट बी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही. डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन पेपर कल से कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है एंड एक्सप्लेन हाउ इट ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राइट, कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या है और ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको कैसे पूरा करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही. आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. अच्छा, आप लोग ये जो YouTube पर वीडियो देख रहे हो, आप लोग ना पहले तो मेरी शिकायत है आप लोगों से, एक तो वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो. सो बाकी आप लोग समझदार हैं, यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में. यस.